जब से मल्टीपल एंट्री फैमिली विजिट वीजा बंद हुआ है और सिंगल एंट्री फैमिली विजिट वीजा का ड्यूरेशन घटा दिया गया है, तब से बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अपनी फैमिली को रेसिडेंट वीजा में बुलाऊं सऊदी अरेबिया। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि उनके पास में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है जिससे वो डिसीजन ले पाए। तो आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये कंफ्यूजन में है कि फैमिली विजिट वीजा पे बुलाएं या फिर रेसिडेंट वीजा में बुलाएं, दोनों में अंतर क्या है, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं बताऊंगा। वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। ये इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो है तो थोड़ा लंबा होता है और लंबा होगा भी, ये शॉर्ट्स वीडियो नहीं है क्योंकि आपको अपने फैमिली को बुलाना है, इसमें डिसीजन इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व है। तो आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ एक आउटलाइन दे देता हूँ। अगर आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन देखने हैं तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं तो एग्जिट करके दूसरा कुछ देखिए। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कंपेयर करके कि फैमिली विजिट वीजा FVV फैमिली विजिट वीजा और फैमिली रेसिडेंट वीजा दोनों में अंतर क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। और दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है फैमिली विजिट वीजा का और फैमिली रेसिडेंट वीजा का, क्योंकि बहुत सारे लोग एलिजिबल भी है लेकिन वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो उनके लिए ये हेल्पफुल होगा। तीसरा मैं आपको कुछ फैक्टर्स बताऊंगा कि मैंने कॉस्ट एनालिसिस करा है, फैमिली रेसिडेंट वीजा में कितना खर्च होता है अगर आप अपनी फैमिली को बुलाना चाहेंगे, और फैमिली विजिट वीजा में कितना खर्च होता है। उसके लिए कैलकुलेट करने के लिए, कॉस्ट एनालाइज करने के लिए कुछ बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, तो उनको एज ए फैक्टर कुछ फैक्टर कंसिडर करा है, उसके बारे में बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताऊंगा और कंक्लूजन बताऊंगा। ओके, कि क्या कंक्लूजन है। आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। पहले बात करते हैं डिफरेंस क्या है दोनों वीजा में, रेसिडेंट वीजा में और विजिट वीजा में। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस हैं जो आप देखेंगे। रेसिडेंट वीजा वर्सेस विजिट वीजा कंपैरिजन। यहाँ पे एक्टिविटीज मैंने लिख दिया है कॉलम में, समझाने के लिए मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ ताकि आप विजुअलाइज कर पाए। बहुत मेहनत लगता है ये सारी चीजें को कस्टमाइज करके प्रेजेंट करने में, तो आप उम्मीद करता हूँ कि समझेंगे इस चीज को ताकि आपको फायदा हो। ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी मैंने लिख दिया, और आप जब देखेंगे तो मैंने एक सीक्वेंस में लिखा है। रेसिडेंट वीजा का डिटेल लिखा है यहाँ पे और विजिट वीजा का डिटेल लिखा है। यहाँ पे कुछ कलर भी है, रेड है, ग्रीन है, तो वो सारों का भी कोई मीनिंग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले एक्टिविटीज बता देता हूँ कि कौन कौन से एक्टिविटीज मैंने कंसिडर करा है। सबसे पहला एलिजिबिलिटी, जिसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। और दूसरा वीजा इनविटेशन, ये भी एक एक्टिविटी है। मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट्स, वो भी एक एलिजिबिलिटी है। VFS में बायोमेट्रिक्स जो रिक्वायरमेंट होता है, फिंगर प्रिंट्स जो रिक्वायरमेंट होता है, उसके बारे में बात करेंगे। प्रोसेसिंग टाइम, वैलिडिटी, स्टे पीरियड एक्सटेंशन, नंबर ऑफ एंट्री, मेडिकल इंश्योरेंस, एग्जिट बाहर जाने के लिए क्या चाहिए होता है वीज़ा या नहीं, उसके बारे में। डिपेंडेंट फी, स्कूलिंग रिक्वायरमेंट्स, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको ऑन अराइवल वीज़ा मिलता है या फिर वीज़ा मिलता है सऊदी का इकामा होने पे। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एक्टिविटीज़ हैं मैंने कंसिडर करा है। अब वन बाय वन कंपेयर करते हैं। देखिए, जब भी आप कुछ चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आपको पता होना चाहिए कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक पेंसिल है, इसके साथ दूसरा एक पेंसिल है, तो आप दोनों में से कौन सा परचेज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। पता होगा कैसे? जब आप नॉलेज एक्वायर करेंगे, जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तब आप बोल सकते हैं हाँ ये मुझे चाहिए, ये मेरा पर्पस को, मेरा रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है, तब हम उससे चूज करते हैं, है ना। तो पहले आप देख लीजिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी जो है वो लिमिटेड है रेसिडेंट वीजा का, इसके बारे में इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे। लिमिटेड है, लेकिन विजिट वीजा में सब लोग एलिजिबल है, जिनके पास इकामा है वो सब सारे लोग एलिजिबल है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। और यहाँ पे जो रेड में लिखा है, ग्रीन में लिखा है, ग्रीन वाला जो है वो एक एडवांटेज है उस पर्टिकुलर वीजा के लिए। अगर रेड में है तो वो एक डिसएडवांटेज है, ये भी आप समझ जाइएगा। दूसरा, वीजा इनविटेशन, दोनों वीजा कैटेगरी में वीजा इनविटेशन चाहिए, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। मेडिकल टेस्ट रिक्वायरमेंट, जो रेसिडेंट वीजा है उसमें मेडिकल टेस्ट रिक्वायर्ड होता है वीजा इशुएंस से पहले 12 साल से अधिक उम्र के एप्लीकेंट को। वही विजिट वीजा में कोई मेडिकल का रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके। अब VFS बायोमेट्रिक
जब आपको आपके पास वीज़ा इन्विटेशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए, फिर आपको वीएफएस जाना होता है। रेसिडेंट वीज़ा में भी आपको वीएफएस जाना होता है, विजिट वीज़ा में भी आपको वीएफएस जाना पड़ता है बायोमेट्रिक देने के लिए। इसमें जो एज लिमिट है बायोमेट्रिक का सबका सेम है। 5 साल से कम उम्र के जो एप्लीकेंट है उनको वीएफएस नहीं भी जाएँ तो चलेगा। 80 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं अगर वो वीएफएस नहीं जाना चाहते तभी भी वो चलेगा। ओके, तो ये हो गया बायोमेट्रिक रिक्वायरमेंट। प्रोसेसिंग टाइम वीएफएस में दोनों का सेम है। आइडियल सिचुएशन में 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है। अगर आप किसी दूसरे वीएफएस में जैसे दिल्ली और मुंबई के अलावा करेंगे तो 1-2 वर्किंग डेज एक्स्ट्रा लग सकता है। ये आइडियल सिचुएशन में है। हज के बाद कई बार ऐसा देखा गया है कि महीनों भी लगता है, लेकिन वो आइडियल सिचुएशन नहीं है। आइडियल सिचुएशन में 2 से 3 वर्किंग डेज लगता है दोनों में। वही रेसिडेंट वीजा में कई बार प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई बार मेडिकल का जो रिपोर्ट है वो मूफा के साथ अपडेट नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें उसको आपको अभी जान के फ़ायदा नहीं है। ओके, तो प्रोसेसिंग टाइम भी दोनों का ऑलमोस्ट सेम है। अब आता है जो फैक्टर्स जिस पे सारा कुछ टिका हुआ है। जो वैलिडिटी है रेसिडेंट वीज़ा का वो होता है 90 दिन। मतलब आज से आपका वीज़ा इशू हुआ तो 90 दिन के अंदर आपको सऊदी आ जाना है। वही विजिट वीज़ा का 30 दिन है। ये अप्रैल 2026 का महीना है, तो उसी बेस पे मैं बता रहा हूँ। अभी जो विजिट वीज़ा इशू हो रहे हैं वो 30 डेज वैलिडिटी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पे आपको 30 डेज वैलिडिटी मिलेगा। मतलब जिस दिन वीज़ा इशू हुआ उस दिन से 30 दिन के अंदर आपको ट्रेवल कर देना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दूसरा, स्टे पीरियड, ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसमें आपको स्टे पीरियड रेसिडेंट वीज़ा में 90 दिन मिलता है, वही विजिट वीज़ा में आपको 30 दिन मिलता है। 30 डेज मतलब जिस दिन आप इंटर करें उस दिन से 30 दिन आप रुक सकते हैं। रेसिडेंट वीज़ा में यहाँ पे 90 दिन इसीलिए भी बताया गया है क्योंकि जब आप इंटर करते हैं तो 90 दिन का आपका स्टे पीरियड रहता है। अगर उन दौरान अगर आपने इकामा नहीं बनाया तो आपको 90 दिन के अंदर ही एग्जिट होना है। अगर आपने इकामा बना लिया इन दौरान तो आपका वैलिडिटी फिर वो इकामा के वैलिडिटी के अनुसार हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए स्टे पीरियड आपका, ये वैलिडिटी का मैं बता रहा था। अब स्टे पीरियड का मैंने बताया यहाँ पे टिल इकामा वैलिडिटी, जब तक आपका इकामा वैलिड है तब तक आपका स्टे पीरियड वैलिड रहेगा रेसिडेंट में। यहाँ पे विजिट वीजा में आपका 30 दिन, जितना भी दिन आपके वीजा में लिखा हुआ है। अभी फिलहाल अप्रैल 2026 का मैं बात बता रहा हूँ। मार्च में जो वीजा इशू हुए हैं उसमें 30 दिन का 30 डेज का स्टे पीरियड मिला है। अब स्टे पीरियड एक्सटेंशन जो है वो भी एक फैक्टर है। रेसिडेंट वीजा में स्टे पीरियड एक्सटेंशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रिक्वायर्ड ही नहीं। वही विजिटर्स कैटेगरी में रिक्वायर्ड है। अगर आपको 30 दिन से ज़्यादा रहना है तो आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। हज के समय एक्सटेंशन कई बार बंद भी कर देता है, तो ये भी एक चैलेंज है लोगों के लिए। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हम रेसिडेंट वीज़ा इशू करें, क्योंकि यहाँ पे कई बार जो एक्सटेंशन है वो बंद कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पे हो गया नंबर ऑफ एंट्रीज। नंबर ऑफ एंट्रीज में यहाँ पे मैंने मल्टीपल लिखा है रेसिडेंट वीजा का, क्योंकि उसका मल्टीपल ही समझ लीजिए। एक बार आप सऊदी आ गया, आपका इकामा बन गया, तो फिर एग्जिट और एंट्री लेके आप एग्जिट और एंट्री कर सकते हैं। वही विजिट वीजा वो सिंगल एंट्री है। ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को परेशान करता है। पहले मल्टीपल एंट्री 1 साल का होता था, 1 साल में 2-3 बार लोग आ जाते थे, अपने रहते थे, एक्सटेंड करते थे, तो वो एक कन्वीनियंट तरीका था। लेकिन अब जब से सिंगल एंट्री हुआ है तब से ये एक प्रॉब्लम हो गया। ये भी एक कारण है कि लोग ये सोच रहे हैं कि मैं अब रेसिडेंट वीजा कैटेगरी पे जाऊं। ओके, यहाँ पे ये हो गया। अब वीजा रिक्वायर्ड मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस दोनों में रिक्वायर्ड है। ओके, लेकिन रेसिडेंट वीजा में जो इंश्योरेंस मिलता है यहाँ पे उसमें कॉमन ट्रीटमेंट भी कवर रहता है। लेकिन जो विजिट वीजा के साथ इंश्योरेंस मिलता है उस पर बस इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही कवर होता है। ये एक फैक्टर हो गया। बाकी डिपेंडेंट फी जो है ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है रेसिडेंट वीजा वालों के लिए। मतलब ये हर एक महीना हर एक पैसेंजर आपको 400 रियाल पे करना पड़ेगा। लगभग वो 10,000 रुपये पर मंथ के इक्विवेलेंट होता है। ओके, वही विजिट वीजा में कोई डिपेंडेंट फी पे नहीं करता है, करते हैं। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि लोग विजिटर्स वीजा में शिफ्ट हो गए थे। पहले जब मल्टीपल एंट्री वीजा चालू था तो उस समय लोग शिफ्ट हो गए थे, लेकिन जब से ये सिंगल एंट्री इशू होना शुरू हुआ, वो भी कम स्टे पीरियड ड्यूरेशन के साथ, फिर लोग सोच रहे हैं कि मैं रेसिडेंट वीजा में शिफ्ट करूं। यही पर्पस है इस वीडियो का कि ताकि आपको सारे डिटेल्स बताऊं। ओके, अब यहाँ पे स्कूलिंग आप रेसिडेंट वीजा में कर सकते हैं, लीगली कर सकते हैं। विजिट वीजा में आप लीगली नहीं कर सकते। कई सारे स्कूल्स हैं जो विजिटर्स
कैटेगरी वाले में भी जो बच्चे आते हैं उनको भी एडमिशन करते हैं, लेकिन ये गाइडलाइन नहीं है। ओके। अब दूसरा, ऑन अराइवल वीज़ा, ये एक एडवांटेज है रेसिडेंट वीज़ा वालों के लिए। अगर आपके पास रेसिडेंट वीज़ा है, मतलब इकामा है आपके पास, तो बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहाँ पे आप जाएंगे आपको ऑन अराइवल मिलता है, ई वीज़ा मिलता है। जैसे कि अगर आप सऊदी के इकामा होल्डर हैं तो आप जापान का आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, वही आप यूएई का आपको ई वीज़ा मिल जाएगा, वही आप अगर जॉर्जिया जाएंगे तो उसका आपको ऑन अराइवल मिल जाएगा। अर्मेनिया, अजरबैजान, ये सारे कुछ कुछ कंट्रीज हैं जिन पे आपको एडवांटेजेस मिलते हैं। वही विजिट वीज़ा में भी मिलता है लेकिन लिमिटेड है। जैसे कि विजिट वीज़ा है तो आप बहरीन का आपको ई वीज़ा मिल जाता है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं मोटा मोटा, मतलब ओवरऑल जो लोग कंसीडर करते हैं। ओके। अब कौन कौन सा फैक्टर्स मैंने कंसीडर करा है कॉस्ट एनालिसिस के लिए, उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। कि अभी तक तो आपको पता चल गया मोटा मोटा डिफरेंस क्या है रेसिडेंट वीज़ा में और विजिट वीज़ा कैटेगरी में। अगर आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसका समझने का कोशिश कीजिएगा। ओके। दूसरा, अब फैक्टर्स मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, कांस्टेंट कम है, वेरिएबल्स ज़्यादा है, तो एक चीज़ को आपको कंसीडर करना पड़ेगा कॉस्ट एनालिसिस करने से पहले। क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि कितना कॉस्ट आपको लगेगा तो उसी हिसाब से आप डिसीजन लेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जो मैंने कंसीडर करा है। एक रियाल इजगल टू 25 INR, इंडियन रुपीस कंसीडर करा है कैलकुलेशन में, और यही कैलकुलेशन करा है कि आपको बस एक ही एडल्ट का वीज़ा अप्लाई करना है। बाकी विजिटर्स वीज़ा जो अभी के दौरान सिंगल एंट्री है, मल्टीपल एंट्री कभी होगा तो ये कैलकुलेशन, ये फैक्टर्स डिफरेंट होंगे, गलत होंगे। ओके। तो इसीलिए अभी जो कैलकुलेशन है वो सिंगल एंट्री के बेस पे ही है। और स्टे पीरियड 30 दिन मिल रहा है, तो 30 दिन मिल रहा है उसको एज्यूम करके कैलकुलेट किया गया है। और यहाँ पे जो 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 स्पॉन्सर है उनका वर्क कॉन्ट्रैक्ट फैमिली वाला कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी एज्यूम किया गया है। ओके। बाकी लॉन्ग स्टे, एग्जिट, री एंट्री, आपके जो इकामा रेसिडेंट वीज़ा में आएंगे लोग, वो ये मान के चलिए कि साल में एक बार, मतलब यहाँ से एग्जिट और री एंट्री करेंगे। ये सारे कुछ कुछ फैक्टर्स हैं जो मैंने कंसीडर करा है। अब जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो आपको, आप इंतज़ार कर रहे होंगे, जो कि है विजिट वर्सेस रेसिडेंट वीज़ा कॉस्ट। इसमें खर्चा कितना आता है। खर्चा अगर कम आएगा तो हम ये चूज़ करेंगे, ज़्यादा आएगा तो वो चूज़ करेंगे, ये आपका होगा। यहाँ पे आपकी स्क्रीन में जो है वो एक वैल्यूज़ हैं, अमाउंट हैं, वो आपको मैं समझाता हूँ। ओके। और जो भी खर्चे हैं ये मैक्सिमम खर्चे हैं, इसके अलावा जो कॉमन खर्चे हैं उसको इंक्लूड नहीं किया गया है। ये आप डी कॉलम में देखिए, यहाँ पे कॉस्ट हेड लिखा हुआ है। यहाँ पे पहला एंट्री का विजिट वीज़ा का कॉस्ट है, यहाँ रेसिडेंट वीज़ा का कॉस्ट है। दूसरा एंट्री, सेकेंड एंट्री का विजिट वीज़ा का कॉस्ट है, रेसिडेंट वीज़ा का कॉस्ट है, एंड सब्सिक्वेंटली थर्ड एंट्री है यहाँ पे विजिट वीज़ा का और रेसिडेंट वीज़ा का। ओके। तो ये स्क्रीन में ये है। अब ये कॉस्ट हेड जो है वो क्या है, इसमें कुछ कुछ कॉस्ट का हेड है, जो पैरामीटर्स है, जो खर्चे होते हैं वीज़ा अप्लाई करते समय। नंबर 1 क्या है, वीज़ा इन्विटेशन। वीज़ा इन्विटेशन जब बनाते हैं उसमें कुछ खर्च होता है, वो है। डॉक्यूमेंटेशन, जब वीज़ा अप्लाई करना होता है तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, अटेस्टेशन अपोस्टाइल करना पड़ता है, वो कॉस्ट है। मेडिकल टेस्ट करवाना पड़ता है, वो कॉस्ट है। वीएफएस में जब आप सबमिट करते हैं वो एक कॉस्ट है, वीएफएस का जो फीस है वो एक कॉस्ट है। बाकी फ्लाइट टिकट्स, पैदल तो आएंगे नहीं, फ्लाइट से आएंगे, उसको भी यहाँ पे एज ए फैक्टर कंसिडर किया गया है। इंश्योरेंस एंड मेडिकल भी एक कॉस्ट है। ओके। इकामा इशुएंस भी एक कॉस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे मंथली डिपेंडेंट फी भी एक कॉस्ट है जो कंसीडर किया है। और ये लिविंग एक्सपेंसेस, ओके, लिविंग एक्सपेंसेस सबका कॉमन ही है, तो वो कोई प्रिसाइज अमाउंट मैंने नहीं लिखा है। अगर आप रेजिडेंट वीज़ा में भी अगर अपनी फैमिली को यहाँ में रखेंगे तो उतना ही खर्च आपका आएगा, रेंट, खाना पीना, कम्यूट, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, आपके जो भी एक्टिविटीज़ हैं। फैमिली विजिट वीज़ा में भी रखेंगे तो वो उतना ही होगा, उसमें कुछ डिफरेंस मुझे नहीं लगता होगा, तो उसको मैंने कॉमन ही रखा है। अब देखते हैं कॉस्ट कितना लगता है। यहाँ पे जो विजिट वीज़ा है उसका जब हम इनविटेशन लेते हैं तो उसको चेंबर करवाना पड़ता है। अगर आप कंपनी से करवाएंगे, कई कंपनी 100 रियाल लेता है, कई 35 लेता है, कोई कुछ लेता है। तो मैंने यहाँ पे मतलब एक नॉमिनल जो
चेंबर का कॉस्ट है शायद 25 या 35 रियाल है, उसको इंडियन रुपी में कंसिडर करा। ये सारे जितने भी अमाउंट हैं इट्स ऑल इन इंडियन रुपीज, ओके, उसको कन्वर्ट किया गया है। 1 रियाल इज इक्वल टू 25 INR में। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ये एज्यूम करा है यहाँ पे कि जब आप विजिट वीजा में आएंगे तो आपका मान लीजिए मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड ना हो, तो उस चीज को अटेस्टेड या अपोस्टाइल करने में आपको कुछ खर्चे जाएंगे, तो उसका एक बात है। अगर से मान लो आपका ऑलरेडी हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के पासपोर्ट में दोनों का नाम लिखा हुआ है तो ये स्किप हो जाएगा, ओके, मतलब एक आइडिया है प्राइस का। बाकी VFS का फीस जो है विजिट वीजा का विथ इंश्योरेंस नॉर्मल एज ग्रुप का वो 15,500 विथ कोरियर आता है। फ्लाइट टिकट आने जाने का 2,000 रियाल पकड़ा है मैंने, है ना, ऑन एन एवरेज, तो ये लगभग 50,000 रुपये का होता है आने और जाने का। मेडिकल इंश्योरेंस का कोई लेना देना है नहीं विजिट वीजा में, इकामा इंश्योरेंस का कोई लेना देना है नहीं, मंथली डिपेंडेंस भी 0 है। तो टोटल खर्चा आपको वीजा से लेके सऊदी में पैर रखने तक 71,000 लगभग आपको आएगा एक आदमी का। वही आप अगर 2 आदमी का करेंगे तो 136,000, 1,36,000 रुपीज के करीब आएगा। अगर वही 3 पैसेंजर्स होंगे तो इतना आएगा। हो गया, समझ में आ गया आपको। वही आप रेसिडेंट वीजा का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक रेड किया है, उसको भी समझाना आपको जरूरी है, मैं बाद में समझाऊंगा। जो विजिट वीजा इन्विटेशन है रेसिडेंट वीजा का उसका 2,000 रियाल फीस रहता है, और वो फीस ऐसा है कि उसमें आपके 1 का भी उतना है, 2 का भी उतना है, 3 का भी उतना है, 4 का भी उतना है, मतलब 2,000 रियाल में आपके सारे फैमिलीज का अगर एक बार अप्लाई कर रहे हैं तो 2,000 रियाल है, जो कि करस्पॉन्डिंग 50,000 रुपये के करीब आता है। बाकी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने ये एज्यूम करा है कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है, ना तो मैरिज सर्टिफिकेट है, ना तो डिग्री है, ना तो बर्थ सर्टिफिकेट, पोलियो वैक्सीन सर्टिफिकेट, जो भी आपका नहीं रहता है उसको डॉक्यूमेंटेशन करना रहता है, अपोस्टाइल करना पड़ता है, अरेबिक ट्रांसलेशन करना पड़ता है। उसके लिए अलग वीडियो में डिटेल में डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। तो ये 20,000 रुपये के करीब मैंने कंसीडर कर लिया। बाकी मेडिकल टेस्ट अगर 12 साल से अधिक उम्र का एप्लीकेंट है तो उसको 9,500 रुपये देना पड़ता है, ओके। और ये VFS में जो फीस है रेसिडेंट वीजा का विद कोरियर वो 5,800 रुपये, ठीक हो गया। अब ये फ्लाइट टिकट्स मैंने सेम कंसिडर करा है 2,000 रियाल आने का और जाने का। फिर आप सोच रहे होंगे कि भाई उसमें तो जाने का रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो फिर आपने क्यों कंसिडर करा है, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन मैंने आने जाने का दोनों का करा है। इंश्योरेंस, यहाँ सऊदी आने के बाद इंश्योरेंस बनता है तो उस समय आपको मेडिकल करवाना पड़ता है। कई इंश्योरेंस वाले नहीं करवाते हैं लेकिन कई वाले कराते हैं। तो एक होता है इकोनॉमी में, जब आप अपना प्रॉफिट काउंट कर रहे हो तो एक यूनिट कम काउंट करिए, जब आप अपना एक्सपेंस काउंट कर रहे हो, अपना लॉसेस काउंट कर रहे हो तो 1 पॉइंट ज़्यादा करिए। तो मैंने यहाँ पे उसको कंसिडर करा, अगर लगेगा तो इतना लग सकता है, कितना 150 रियाल तक होता है पर हेड, ओके। इकामा इंश्योरेंस का कोई फीस नहीं है, मंथली डिपेंडेंट आपका 400 रियाल होगा पर पर्सन, जो कि 10,000 है, वो भी 90 दिन के बाद लगेगा आपको, ओके, लेकिन मैंने यहाँ 10,000 कंसिडर करा। अगर आप पूरा देखेंगे तो एक आदमी का 1,49,000 1,50,000 रुपीज तक आएगा। अब यहाँ पे ये 2 रेट क्या है, अगर आपने शुरुआत में यहाँ पे देखा होगा मैंने एक फैक्टर आपको बताया था कि फैमिली स्टेटस वर्क कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये है कि जो एम्प्लॉय होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जो कंपनी है, और जो एम्प्लॉई, मान लो मैं काम कर रहा हूँ तो मैं एम्प्लॉई हो गया, मैं स्पॉन्सर हूँ, तो मेरा अगर फैमिली कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे कंपनी वाले फैमिली को लाने का, वीज़ा इनविटेशन का, उनका टिकट का, उनका इंश्योरेंस का, सबका पैसा देता है। तो उस केस में ये जो 50,000 रुपये है, जो 2,000 रियाल आप इस दाम के लिए पेमेंट करेंगे, वो आपका रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 0 होगा। आने जाने का टिकट भी कंपनी साल में एक बार देता है फैमिली का, तो ये भी 0 हो जाएगा। अगर आप इसको हटा देंगे, इसको अगर आप हटा देंगे तो ये कॉस्ट हो जाएगा 49,050 रुपीज, ओके। अब ये देखिए यहाँ पे 71 आपका विजिट वीजा का था टोटल कॉस्ट, और रेसिडेंट वीजा का आपका एक आदमी का आ रहा है 49,000 लगभग। ये एज्यूम कर लीजिए कि वर्क कॉन्ट्रैक्ट है आपका, मतलब फैमिली का कॉन्ट्रैक्ट में इंक्लूडेड है, अगर नहीं है तो टोटल इतना आएगा, ठीक हो गया।
वही अगर आपका 2 पैसेंजर है तो टोटल इतना आया, 2 पैसेंजर है तो 3 पैसेंजर है तो टोटल इतना आया। इन कंपेयर ऑफ फैमिली विजिट वीजा दिस मच। तो ये कॉस्ट एनालिसिस है। वही अगर आप दूसरी बार अगर आना चाहेंगे विजिट वीजा में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इनविटेशन लेना पड़ेगा, वीजा वीएफएस का फीस देना पड़ेगा, फ्लाइट टिकट खरीदना पड़ेगा, बाकी सारे जीरो, तो इतना हो गया। तीसरी बार आएंगे तो यही। वही अगर रेसिडेंट वीजा में आपको रहना आना कर तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इकामा ले लिया है ना। तो यहाँ पे आपको बस 10,000 रियाल का मंथली फीस पे करना है, और आपका 10,000 ही हर मंथ एज ए डिपेंडेंट फी आपका खर्च होगा, और आपका फैमिली यहाँ पे रहेगा। बाकी आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑलरेडी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस या फिर कंपैरिजन में बोलूंगा, वो आपने ऑलरेडी देख लिए। ओके, तो ये कॉस्ट एनालिसिस है। आगे मैं आपको कंक्लूजन भी बताऊंगा, तो आप कंटिन्यू देखते रहिएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि भाई एक बार मैं चलो रेसिडेंट में बुला लेता हूँ, इसके बाद फिर एक बार लंबा एग्जिट एंट्री लेता हूँ और इंडिया भेज दूंगा, और यहाँ पे मुझे बस जो डिपेंडेंट फी है वही पे करना है, एग्जिट री एंट्री का जो फी है वो पे करना है। उस केस में आपको ये महंगा पड़ेगा। क्यों महंगा पड़ेगा, मैं आपको बताता हूँ। आपको यहाँ हर महीना 10,000 पे करना पड़ेगा। आपको एग्जिट री एंट्री का हर महीना जो आपने भरा है वो आपको पे करना पड़ेगा। कलेक्टिवली अगर आप करेंगे तो वो आपका महंगा पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा का कमी नहीं है और आप ये सोचते हैं कि एक बार अगर मुझे वीज़ा मिल गया, बस वीज़ा रहना चाहिए मेरे फैमिली के पास, कभी भी इंडिया से अपना वो फ्लाइट पकड़ेगा आ जाएगा, उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपना यहाँ पे फैमिली को बुलाइए, इकामा बनवाइए, फिर जब भी जाना है एग्जिट री एंट्री जितना मंथ के लिए जाना है वो लेके भेज दीजिए। अपना जब भी आना होगा यहाँ पे अपना इमीडिएटली आ सकता है, वीएफएस दोबारा जाने का जरूरत नहीं होगा। ये हो गया एक पार्ट। तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ये कुछ सर्विसेज हैं, मैं एसोसिएटेड हूँ गल्फ सर्विसेज कंपनी से, तो हम कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं आपको। कौन कौन सा, एपोस्टाइल, अटेस्टेशन, वीज़ा, इनविटेशन का विदाउट चैम्बर, और वीएफएस अपॉइंटमेंट का। अगर आपको ये सारे सर्विसेज लेने हैं तो आप इस ईमेल आईडी में कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना डिटेल भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग सर्विसेज के अलावा क्वेश्चंस भी पूछते हैं, तो हम आपको इंकरेज भी करते हैं कि कोई क्वेश्चन होगा तो जरूर पूछिएगा, लेकिन वहाँ पे चैटिंग मत कीजिएगा। मतलब आपको कोई सवाल करना है तो एक ही मैसेज में जितना सवाल है लिख दीजिए, अपना जो भी जब भी फुर्सत में होगा अपना आपको रिस्पॉन्ड कर देगा। लेकिन कई बार लोग हाई लिखते हैं, हेलो लिखते हैं, सलाम लिखते हैं, क्वेश्चन पता नहीं कब आएगा, तो इसीलिए एक ही मैसेज में लिख के भेज दीजिएगा। बाकी ये सर्विसेज अगर आपको चाहिए तो कोटेशन आप ले सकते हैं। तो ये था एक कमर्शियल ब्रेक। अब सबसे जरूरी बात कि भाई अभी किसी ने डिसाइड कर लिया कि चलो ठीक है, आपने जो भी डिफरेंसेस बताए हैं, कॉस्ट एनालिसिस बताए हैं, उससे मैं राजी हूँ, मैं फैमिली रेसिडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता हूँ। लेकिन एलिजिबिलिटी भी तो होना चाहिए भाई, कोई भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सब कहीं लिखा हुआ नहीं, लेकिन ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका जो सैलरी है मिनिमम 3,500 रियाल से ज़्यादा होना चाहिए। कई लोग ये भी बोलते हैं कि अभी नियम चेंज हो गया, 4,500 से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रिसेंटली ही मैंने चेक करवाया था तो 3,500 रियाल से ज़्यादा होना है। बाकी आपका प्रोफेशन का अभी फ़िलहाल के दिन में कोई ऐसा लिस्ट है नहीं। अगर आप ऑफिसर हैं, ग्रेजुएट हैं, आपका सैलरी 3,500 से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है आप एलिजिबल है। लेकिन इस चीज का अंत तभी होगा जब आप इस्तेदाम जाएंगे, वहां जाके पता करेंगे। जितने लोगों से पूछेंगे वो अपने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताएगा, 10 तरह के बातें बोलेंगे। तो इस चीज को किल करने के लिए आप सीधा सीधा इस्तेदाम के ऑफिस जाइए, वहां पता कर लीजिए। एजुकेशन आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, चाहे बीएससी हो, बीए हो, इंजीनियर्स हो, डॉक्टर हो, जो भी हो, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये 3 बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आपका। 3,500 सैलरी होना चाहिए, प्रोफेशन आपका ऑफिसर्स या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, और एजुकेशन जो सर्टिफिकेट होनी चाहिए, जो अपोस्टाइल या अटेस्टेशन हो। इसका मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर पूछेंगे कि मेरा ये प्रोफेशन है, इस पे मिलेगा नहीं मिलेगा। इसका 2 तरीका है, पहले अपने कंपनी में देखिए किसी ने लिया है कि नहीं उस प्रोफेशन में, दूसरा सीधा इस्तेदाम चली जाइए, वहां पे जाके ब्लैक एंड व्हाइट कर लीजिए इस सवाल का। ओके, अब आता है कंक्लूजन। काफी लंबा हो गया है वीडियो, अभी जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन में यही है कि अगर आपको लंबा स्टे करना है, अपने बच्चों को यहाँ रखना है, पढ़ाना है, तो आप रेसिडेंट वीजा चूज कीजिए।
अगर से आपको शॉर्ट स्टे रहना है, साल में 1 बार आना है, 2 महीना तक रहना है, तो आप चूज़ कीजिए विजिट वीज़ा। ओके, साल में 1 बार आना है, तो ये एक सिंपल सा कंक्लूजन है। अब डिसीजन कैसे लें, कितना कॉस्ट आएगा, क्या डिफरेंसेस हैं, वो आपको आगे वीडियो में ऑलरेडी दिया गया है। तो ये एक लॉन्ग स्टे का कॉन्सेप्ट है रेसिडेंट वीज़ा, जो आप अपने परिवार के साथ यहाँ रह सकते हैं, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मेडिकल का फैसिलिटीज ले सकते हैं, बस इसी के लिए है रेसिडेंट वीज़ा। ओके, अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं, तो ज़रूर आपके पास स्कैनर है, इसमें अपने कैपेसिटी के हिसाब से आप करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड डे।